जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी ने एक बात कही है 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और मोदी जी की नीतियां हैं, अब उसका परिणति एक और दृष्टिकोण से दिखाई पड़ रही है और हमारे देश के 142 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है। इसके आगे तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अर्थशास्त्र का एक स्टूडेंट होने के नाते और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते जो मैं समझा, मुझे लगता है कि उन्होंने एक चेतावनी दी है और जितनी जल्दी देश इसको समझ जाए, लोग इसको समझ जाएं, उतना हम लोगों के लिए बेहतर है। देखिए, जब भी कोई ऐसा आरोप लगाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि जिस आदमी ने यह आरोप लगाया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। राहुल गांधी ने आज तक जो भी बातें कही हैं पिछले 11 साल के अंदर, पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाए तो आप पाएंगे, हालांकि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, धन्ना सेठों ने राजनीतिज्ञों से गठजोड़ किया और जो उन्होंने सपने दिखाए और जो उन्होंने मायाजाल बुना, उससे देश के बहुत सारे जन सामान्य के लोग अंधभक्त बन गए और ये राजनीतिक लोगों ने पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाया। देश की संपत्तियां जो पिछले 60 साल से बड़ी मेहनत करके देशवासियों ने और हमारे देश के नेतृत्व ने इकट्ठी की थी और जिनको नेशनलाइज किया था, बड़े बड़े लोगों के हाथों से खींचकर जनता के बीच में बांटा था, एक एक करके पिछले 11 साल में सब बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी गई। इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स एबॉलिश किया था। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के रजवाड़ों को बहुत बड़ी पेंशन मिला करती थी, जिसको प्रिवी पर्स कहते थे। इंदिरा जी ने एक मजबूत कदम उठाया था और राजा रजवाड़ों के प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी राजाओं की, उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन इंदिरा जी अपनी बात से नहीं हटी और लोगों को जो ये करोड़ों की प्रिवी पर्स मिला करता था उसको बंद करा दिया, क्योंकि उस धन का जो बड़े बड़े रजवाड़ों को जा रहा था उस पर जनता का अधिकार था, गरीब जनता का अधिकार था, ये इंदिरा जी मानती थी। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, वरना जो प्राइवेट बैंक्स थे वो जनता का शोषण करते थे, गरीब लोगों को लोन नहीं देते थे, अमीरों को लोन मिलता था और अमीर लोन लेकर उसको हायर इंटरेस्ट रेट पर गरीबों को बांटा करते थे। इंदिरा जी ने फिर साहस दिखाया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ललकारा और ये प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और उसका फल आप देखते रहे कि किस प्रकार से गरीब के पास लोन लेने के अधिकार मिले। हालांकि उसमें भी बहुत सारी कमजोरियां नहीं, वहां भी बैंक मैनेजमेंट ने और पूंजीपतियों ने गठजोड़ करके ज्यादातर बैंक के पैसे जो कम इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध थे उस पर कब्जा किया और गरीबों में बांटा। आज भी वो स्थिति है, लेकिन तब भी गरीबों को बैंक तक जाने का अधिकार मिला और बैंक से उपभोग करने का अधिकार मिला। लेकिन 11 साल के बाद ये रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गई, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया। जो पीएसयूज बनाए गए थे, जो सरकारी संस्थाएं बनाई गई थी, धीरे धीरे एयरपोर्ट्स को, बंदरगाहों को, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिसके बारे में कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि इनको भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है। एक जमाना था जब रेलवे फेडरेशन और ये बड़ी ट्रेड यूनियंस हुआ करती थी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता होते थे, लाखों लोग सड़कों पे इकट्ठा होते थे, लेकिन एक तो जो ये मायाजाल बुना था पूंजीपतियों ने और दक्षिण पंथियों ने और राजनीतिज्ञों ने, उससे जो मायाजाल बना उससे कुछ लोग भ्रमित हो गए और आंदोलन की राह खत्म हो गई, जनता की आवाज बंद हो गई और पूंजीपतियों ने गोदी मीडिया के माध्यम से जो परोसा, जनता ने, काफी बड़ी जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। हम जैसे लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन संघर्ष कठिन था, क्योंकि इधर अपने बलबूते पर
आप तक अपनी बात को पहुंचाना, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों द्वारा पोषित गोदी मीडिया और पूंजीपतियों के पैसे से एडवर्टाइजमेंट का बड़ा माया जाल, इनके बीच में संघर्ष था। राहुल गांधी ने बताया था कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। आपने महसूस कर लिया, जो आज भी अंधभक्ति में नहीं डूबे हुए हैं, हाँ ये पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों का जीवन दूभर होता चला जा रहा है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं, इसलिए कि वो 5 किलो अनाज को बहुत बड़ा सहायता मान रहे, जबकि उनकी नौकरी चली गई, जीएसटी लगा दिया गया, मनरेगा प्रोग्राम को कमजोर कर दिया गया, उनकी झुग्गियां उजाड़ दी गई, लेकिन 5 किलो अनाज पे ही वो अपना पेट पालना अपने जीवन का मकसद समझ के शांत होके बैठ गए। और ये उसके बलबूते पर सारा धन संपदा जो है पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। एक व्यक्ति विश्व का दूसरा तीसरा नंबर का पूंजीपति बन गया, और क्योंकि उसकी संपदा बढ़ी तो देश की जीडीपी बढ़ गई। देश की जीडीपी बढ़ी, 142 करोड़ लोगों में उतनी जीडीपी जितना 15-15, 20-20 करोड़ की जनसंख्या वाले यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान की जनसंख्या में उतनी जीडीपी जितनी हमारी। लेकिन एक तो ये कि हमारी जनसंख्या ज्यादा, और उसके बाद इनकम डिस्पैरिटी। एक तरफ वो लोग जो 5-5, 6-6 लाख करोड़ों के मालिक, और दूसरी तरफ वो लोग बेचारे देश के गरीब जो सीवर के नालों के ऊपर झुग्गियां बना के रह रहे थे, और उनके मकान भी तोड़ दिए गए। तो एक तरफ तो वो बड़ी संख्या जो हर चीज से महरूम थी, और दूसरी तरफ वो 2-3% लोग जिनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राहुल गांधी ने कोविड के बारे में बताया था, उसे सीरियसली नहीं लिया गया। उस समय के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब अपने घर में मटर छील रहे थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन विभीषिका आपने देखी, सबने महसूस किया, घर घर मौतें हुई। कोई ऐसा परिवार नहीं था जहां पे कोई ना कोई पड़ोस में या घर में मौत ना हुई हो। आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी वो एडवर्टीजमेंट और पूंजीपतियों का माया जाल कुछ लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस बन रहा है, ये बहुत ज्यादा देश के लिए खतरनाक है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देख लिया, चीन ने पाकिस्तान का किस प्रकार से साथ दिया, उसके सैटेलाइट्स का फायदा पाकिस्तान ने उठाया, और किस प्रकार से चीन ने अपने विमानों के माध्यम से हमारे देश के राफेल को गिराने का दावा किया। और वो गिर इसीलिए पाया कि चीन ने अपने बेस्ट जो मिसाइल्स थी वो पाकिस्तान को दी, वरना पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि हमसे युद्ध कर सके। जीएसटी के बारे में राहुल गांधी ने बताया, हर चीज के बारे में उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन जो दूसरी तरफ पूंजीपतियों का गठजोड़ था और एडवर्टीजमेंट था और गोदी मीडिया था, उन्होंने अनर्गल मुद्दे उठाकर जनता को दिग्भ्रमित किया, और जनता आज भी दिग्भ्रमित है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग दिग्भ्रमित है, लेकिन हमारा कर्तव्य है जनता को जगाना, हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि ये 40 करोड़ लोग देश के बहुत बड़ी 6 महीने के अंदर समस्या में फंसने वाले हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जहां पे 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं, केवल 2-3% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो बाकी लोग जो बचे, यही 50-60 करोड़ लोग हैं जो आज देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। इसमें भी जो 15-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, और 30-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 50 हजार या 1 लाख या 1.5 या 2 लाख या इससे ज्यादा कमाते हैं, और यही देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। अच्छा, यहां भी एक बहुत बड़ी चालाकी की सरकार ने, जिसकी शुरुआत 2003 में हो गई थी अटल जी के जमाने में। उन्होंने जो सरकारी एम्प्लॉइज होते थे उनकी पेंशन बंद कर दी। अच्छा, देश का एक बहुत बड़ा भाग है जो सरकारी एम्प्लॉई है, और इनको रिटायरमेंट में पेंशन मिलती थी। तो ये सोचते थे कि भाई रिटायरमेंट में पेंशन मिलेगी, इसलिए अपने जीवन में जो पैसा कमा रहे हो उसको खर्च करो, और खर्च करते थे तो इकॉनमी चलती थी। और रिटायरमेंट के बाद उन्हें परेशानी होती थी नहीं कि मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, तो जीवन कट जाएगा, और कट भी रहा था। लेकिन 2003-4 से फिर वो जो पेंशन खत्म की गई और न्यू पेंशन स्कीम ले आएगी, जो अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस हो गई है।
ये क्यों किया गया, इसको समझने की आवश्यकता है। जो राहुल गांधी ने कहा कि 40-50 करोड़ लोगों का जीवन दूभर होने वाला है, उसको समझने की आवश्यकता है। बड़ी चालाकी से सरकार ने पेंशन को बंद करके मजबूरन लोगों को शेयर मार्केट की तरफ धकेल दिया, बॉन्ड मार्केट में और एफडी में बैंकों की तरफ धकेल दिया, क्योंकि आपसे जबरदस्ती पैसा ले लिया गया पेंशन के बजाय। अपना भी कंट्रीब्यूशन किया और वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में और बैंक के एफडीज में लगवा दिया गया, या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें लगा दिया गया। आप जनता ने विरोध किया, सरकारी एम्प्लॉयज ने विरोध किया, लेकिन जनता को भी इतना ज्यादा बांट दिया है कि जब किसान संघर्ष करते हैं तो बाकी लोग साथ नहीं देते, जब सरकारी एम्प्लॉय करते हैं तो बाकी लोग साथ नहीं देते, जब युवा संघर्ष करते हैं तो बाकी लोग साथ नहीं देते। तो समाज को बांट दिया और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खड़ा कर दिया। देश के अंदर करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट है। 9 करोड़ लोग, इसका माने अगर एक परिवार में 4 लोग भी मान लें तो करीब 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं और खुद इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा 15-20 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो चाहते नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन जबरन न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस के माध्यम से उनको शेयर मार्केट में मजबूर कर दिया कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अच्छा, जमानी बात है कि इतना सारा लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट की तरफ जबरन डला जाएगा तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। शेयर मार्केट बढ़ गया। जिन लोग एनपीएस यूपीएस में आए थे उनको लगा कि भाई ये पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो हमको बड़ा फायदा हो रहा है। वो भी हुआ, भी लोगों को हुआ भी है। लेकिन अब जो चेतावनी दे रहे हैं राहुल गांधी, उसको समझने की आवश्यकता है। और ये करीब 40-50 करोड़ लोग हैं और ये वो लोग हैं जो देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं। देखिए, शेयर मार्केट में दो तरफ से मोटा मोटा पैसा आता है। एक जो विदेशी निवेशक डालते हैं और एक जो देशी निवेशक लगाते हैं। और विदेशी निवेशकों जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो बड़ा गहन अध्ययन करके लगाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता, उनकी कोई लॉयल्टी भारत के लिए नहीं है, चीन के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। जहां उन्हें लगेगा पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पैसा वहां ले जाते हैं। हमारे जो निवेशक हैं उनको मानी बात है कि अपने देश से लॉयल्टी है तो वो अपने ही शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर जो विदेशी निवेशक है उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए भारत के शेयर मार्केट से निकाला है। क्यों निकाला है, ये उनका जजमेंट है कि भारतीय शेयर मार्केट में इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। और भारत के अंदर क्योंकि एनपीएस और यूपीएस ले आई गई पेंशन को हटा के और जबरन लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में जाने लगा, तो इसके बावजूद कि विदेशी निवेशक लाखों करोड़ों का माल बेच रहे थे, शेयर मार्केट नहीं गिरा। लेकिन उतना नहीं गिरा जितना गिर जाना चाहिए था। पिछले 1 साल के अंदर शेयर मार्केट करीब 12-14% गिरा। 27,500 में निफ्टी था, अब करीब 24,500 है। 14-15% की गिरावट हो गई है। लेकिन अब क्योंकि लोगों ने जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से पैसा लगा रहे थे उसमें कमी ले आए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगा है कि 14-15% पैसा डूब गया 1 साल के अंदर। जो 8% अगर एफडी में लगाते तो ज्यादा कमा लेते, 22-23% का नुकसान हो गया, तो लोगों ने एसआईपी करना बंद कर दिया। विदेशी निवेशक अभी भी शेयर मार्केट में बेच रहे हैं और एलआईसी और पेंशन फंड्स का पैसा जो एनपीएस यूपीएस में लगाया गया वही शेयर मार्केट को संभाले हुए। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, कब तक वो शेयर मार्केट को संभालेगा। और जिस दिन ये लिमिट क्रॉस हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, वही राहुल गांधी कह रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर ऐसा ना हो कि जनता को 50 करोड़ जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं उन पे ही बहुत बड़ी चोट पड़ जाए और उनकी जमा पूंजी चली जाए। और जब आप रिटायर हो तो पता चले अभी तो आपको 11-12% का रिटर्न शेयर मार्केट से मिल रहा है, और अगर शेयर मार्केट जैसे 1 साल के अंदर 12-14% गिरा, और अगर जो संभावना हो रही है अगर शेयर मार्केट ज्यादा गिरा तो आपको 4-5% का रिटर्न मिले, जो कि एफडी में उससे ज्यादा होता। यही राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं और यही लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से आपको मजबूर किया गया कि यूपीएस एनपीएस में जाएं और जिस प्रकार से शेयर मार्केट में पैसा ठूंस के शेयर मार्केट को बढ़ा के ये दिखाने का प्रयास हुआ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब उसके दिन गिने चुने रह गए हैं। अगले 6 महीने बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन एनपीएस यूपीएस पे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार ने आपके हाथ बांध दिए, पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा और बाकी लोग अपना निर्णय अपने आप ले। लेकिन राहुल गांधी को जो कहना था
6 महीने बाद देखेंगे उनकी बात सही निकलती है कि नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, डेड तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सारा पैसा अमीरों के पास जा रहा है और गरीबों के पास नहीं जा रहा है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो भारत की जो इकोनॉमिक पावर थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। और इस पे एक ही निदान है इसका कि देश के गरीब जनता को पैसा दिया जाए, मध्यम वर्ग को दिया जाए, और पूंजीपतियों को जिस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है वो न दिया जाए। लेकिन अभी संभव इसलिए नहीं लगता कि पूंजीपति ही मोदी जी के रक्षक हैं और मोदी जी ही पूंजीपतियों के रक्षक हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।